इसमें हमने जो कवर करने हैं टॉपिक्स उसके अंदर आ जाएगा वॉग एंड नॉर्मन का मॉडल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद एटकिंसन एंड शिफ्रिन का स्टेज मॉडल, देन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। ये दो मॉडल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत पॉपुलर है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद कनेक्शनिस्ट मॉडल ऑफ मेमोरी। तो ये 3-4 मॉडल्स हैं जो हमने इसमें कवर करने हैं। नाउ इंट्रोडक्शन। Cognition as a psychological area of study goes far beyond simply taking and retrieving information। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना और उसको एनकोड करना, उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें एक कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में आती हैं, जैसे कि लर्निंग कैसे होती है, स्टोरेज कैसे होती है, कौन सी टाइप की लर्निंग होती है, कौन सी शॉर्ट टर्म में जाती है, कौन सी लॉन्ग टर्म में जाती है। सो ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। फिर आता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब द चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर। तो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से चेंज होगी हमारे ब्रेन में जाके कि वो हमारा ब्रेन या हमारा जो भी मेंटल प्रोसेस है उसमें वो स्टोर हो सके, ये आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद प्लस इसको किस तरीके से कंप्यूटर के साथ कंपेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को, जिसमें माइंड को एक सॉफ्टवेयर की तरह बोला गया है और ब्रेन को एक हार्डवेयर की तरह बोला गया है। तो जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, वैसे ब्रेन एक हार्डवेयर है और माइंड एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ये हमारी प्रोसेसिंग को कंप्यूटर से कंपेयर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्राइमरी एरिया ऑफ कॉग्निशन जो रिसर्चर स्टडी करते हैं वो मेमोरी है। तो मेमोरी किस तरीके से काम करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म क्या होती है, कुछ चीज़ें भूल क्यों जाती है, इसमें फॉरगेटिंग वाला प्रोसेस भी आ जाता है। तो इसी के ऊपर हम स्टडी करेंगे। So what are the objective? Defining information processing approach, then various models जो मैंने अभी इंडेक्स में बताया आपको, then what are the levels of recall? Recall means कोई चीज़ याद करना, retrieve करना, and levels of processing। तो सबसे पहले वॉन मॉर्गन का जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मॉडल ऑफ मेमोरी है, ये मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये बहुत सिंपल सा मॉडल है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दो प्रोसेसेस है यहाँ पे। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। मेनली ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ स्टिमुलस होती है जो जो हमारे सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं, दैट इन्फॉर्मेशन गोज इनटू प्राइमरी मेमोरी, देन इट ट्रेवल्स इनटू सेकेंडरी मेमोरी, और नहीं होती है तो हम भूल जाते हैं उसको। वेरी बेसिक मॉडल। It was the first model, behavioral model, to travel down memory lane, and the concept of primary memory has served a departure point for most modern theories. It was developed by Boy and Normal, so बहुत ही basic और primary model है, और इसको dualistic इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें दो अलग-अलग memory की बात हो रही है। So primary memory में भी short term memory है जिसके साथ इन्होंने इसको compare किया, relate किया हुआ है। So ये independent है, and then other one is secondary memory जो आप समझ सकते हो जैसे long term storage होता है जिसमें। So Von Neumann borrowed freely from William James' dichotomy of primary and secondary memory and illustrated their theory by means of a model। तो मॉडल कैसे है वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि इन्होंने मॉडल की तरह ऐसे प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो उसको मॉडल के फॉर्म में दिखा दिया। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि दे नेवर अटेम्प्टेड वाज टू क्वांटिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी मेमोरी, के इन्होंने एक चीज इसमें एक्सप्लेन नहीं करी। ये मॉडल इसलिए ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। बाद में और मॉडल्स क्यों आए, ये इतना क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि इसमें एक तो प्राइमरी मेमोरीज की क्या प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बारे में कोई डिटेल नहीं बताई। The short-term storage system was taken to have very limited capacity, and so that loss of information from it was postulated to occur not as a simple function of time but as a storage। Means they were saying कि ये ऐसे बोलते थे कि इनकी जो कैपेसिटी है प्राइमरी मेमोरी की वो बहुत कम है, तो जब ये फुल हो जाता है इन्फॉर्मेशन से तो नई इन्फॉर्मेशन आने के लिए जगह नहीं बचती, तो उस वजह से कुछ चीज़ों को यहाँ से निकालना पड़ता है और वो फॉरगेट हो जाती है, मतलब हम भूल जाते हैं। मतलब दे वर टॉकिंग अबाउट दी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, नॉट अबाउट दी टाइमिंग। उनका ये नहीं कहना था कि टाइम ज़्यादा होने से भूल जाते हैं। दे वर सेइंग कि क्योंकि जगह भर जाती है, मेमोरी में बहुत लिमिटेड स्पेस है, और जब वो फिलअप हो जाती है तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन आने के लिए वो जगह खाली करनी पड़ती है। दिस वॉज देयर एक्सप्लेनेशन। सो प्राइमरी मेमोरी कुड बी कंसेप्चुलाइज एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट लाइक अ वर्टिकल फाइल। तो एक इसको स्टोरेज कंपार्टमेंट से वो कर दिया था इन्होंने की तरह, मतलब एक मेटाफर यूज कर रहे हैं। दे आर सेइंग इट इज लाइक अ फाइल जिसमें इन्फॉर्मेशन भरने के लिए स्लॉट्स अगर भर जाए तो पुराना हटाना पड़ता है। So Von Neumann traced the fate of items in primary memory by using list of 16 digits that were read to the subjects at the rate of 1 digit per second and 4 digits per second. The purpose of presenting digits every second or quarter was to determine whether forgetting was a function of decay or interfere। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन को 16 डिजिट्स को प्रेजेंट किया उसके सामने। दे वर प्रेजेंटिंग 16 डिजिट, लिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स, एंड पहले बार में क्या किया, इट वाज द रेट ऑफ 1 डिजिट पर सेकंड, मतलब एक बार में एक डिजिट, और देन इट वाज 4 डिजिट्स पर सेकंड। तो ये देखना चाहते थे कि जो वो होता है दैट इज फॉरगेटिंग जो होता है वो फंक्शन ऑफ डीके है। डीके मीन्स टाइम ज़्यादा होने की वजह से भूल जाते हैं, या इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस मतलब जैसे एक साथ 4 डिजिट बोल दिए तो इंटरफेरेंस हो गया, एक साथ नहीं कर पा रहे। So if forgetting was a function of decay, then less recall could be expected with the slower rate. If forgetting was a function of interference, then no difference in recall could be expected according to the presentation rate। तो यहाँ पे ये था कि सपोज अगर एक सेकंड में एक ही वर्ड बोला जा रहा है तो वो अगर टाइम की वजह से है तो वो जितना स्लो बोलेंगे उतना ज़्यादा वो भूलते जाएंगे। लेकिन अगर इंटरफेरेंस की वजह से फॉरगेटिंग होती है तो इसका मतलब जहाँ पे वो 4 डिजिट एक साथ बोल रहे हैं वहाँ पे वो उनको रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा, इस तरीके से चेक करने के लिए। So the same amount of information is presented at both presentation rates, which by Von Morgan's logic allows the same time for decay to occur। It might be argued that even at 1 item per second, subjects would allow extra experimental information to enter their primary memory, but later experimentation in which presentation rates varied from 1 to 10 yielded data consistent with the rate of forgetting expected from the original model। So the rate of forgetting for the two presentation rates is similar।
तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई थी कि जो दोनों ही प्रेजेंटेशन रेट्स थे इवन फॉर 1 डिजिट पर सेकंड और मे बी 4 डिजिट पर सेकंड, दोनों के केस में रेट ऑफ फॉरगेटिंग बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था। इंटरफेरेंस सीम्स टू बी अ ग्रेटर फैक्टर देन डीके, तो ये फाइनल हुआ कि जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा कॉज करती है फॉरगेटिंग, ना कि डीके। मतलब अगर आपको एक साथ सारी चीज़ें बता दी जाएँ तो आपको उसमें से कुछ चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन अगर आपको एक-एक करके कोई चीज़ बताई जाए तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। मतलब टाइम वाला फैक्टर इतना ज़्यादा फॉरगेटिंग नहीं करता है जितना इंटरफेरेंस करता है। तो इंटरफेरेंस में मतलब आपको एक साथ अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाए। सो वॉन नॉर्मन सिस्टम मेक गुड सेंस। तो ये इनका जो स्टडी थी इसमें जो रिजल्ट आया फाइनली कि इंटरफेरेंस वाला जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें वो ये बोल रहे थे कि जो वर्बल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा अवेलेबल होती है वर्बैटिम रिकॉल के लिए। वर्बैटिम वर्ड का मतलब है जैसे बोला है एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे ही वापस रिकॉल हो जाए। तो वर्बैटिम रिकॉल हो सकता है वर्बल इन्फॉर्मेशन का लेकिन ये सिर्फ ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन के लिए ट्रू है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कन्वर्सेशन या ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो उस केस में इस तरीके से हम रिकॉल नहीं कर सकते, वर्ड टू वर्ड नहीं कर सकते। और एक चीज़ और है इसमें, अगर हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को तो भी हम रिकॉल नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम थी इनके मॉडल में। देन आता है एटकिंसन और शिफ्रिन का स्टेज मॉडल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये मॉडल है यहाँ पे, इसमें सेंसरी मेमोरी आ गई है प्राइमरी की जगह पे, और लॉन्ग टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी अलग से है। एंड देन यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिखाए हुए हैं जैसे इनिशियल प्रोसेसिंग है, फिर रिट्रीवल है। उसके बाद इलेबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे बताया हुआ है, इलेबोरेशन जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो बताई हुई है। तो इनके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलस से सेंसरी मेमोरी में पहले इन्फॉर्मेशन आती है। सेंसरी मेमोरी में जैसे हम कुछ चीज़ देखते हैं तो थोड़ी देर तक हमारे सेंसेस में वो रहती है, चाहे वो हम सुन रहे हो, चाहे देख रहे हो, चाहे टेस्ट कर रहे हो, जितने भी सेंसेस हैं, और जल्दी से वो हम भूल भी जाते हैं। वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है सेंसरी मेमोरी। फिर उसके बाद अगर हमने उसको सेलेक्टिव अटेंशन दी है तो वो हमारे शॉर्ट टर्म में चली जाती है, एंड मे बी हम उसको रिपीट करते रहते हैं बार बार, तो वो शॉर्ट टर्म में रहती है थोड़ी देर तक के लिए, फिर वो भूल जाते हैं हम। और हम रिस्पॉन्स देते हैं उसको देख के, शॉर्ट टर्म में आती है तब हम रिस्पॉन्स देते हैं, सीधा सेंसरी मेमोरी में हम रिस्पॉन्स नहीं देते। आप रास्ते में बहुत सारी चीजें देखते हो आते जाते हैं, हर चीज पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन आपने जिस चीज को ज्यादा अटेंशन दे दी आप उसको देख के रिस्पॉन्स करते हो क्योंकि वो आपके शॉर्ट टर्म में आ गई है। एंड देन रिपीटेशन उसकी होती है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म में रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जाने के लिए इलेबोरेशन की जरूरत पड़ती है। इलेबोरेशन मतलब उसको समझने की जरूरत पड़ती है, इलेबोरेट करने की। जैसे आप अपने आंसर्स लिखते हो इलेबोरेट करके, तो उसको अंडरस्टैंड करके इलेबोरेट करके तब वो लॉन्ग टर्म में जाती है। तो इनका मॉडल थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर रहा है। ट्रेडिशनली द मोस्ट वाइडली यूज मॉडल ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज द स्टेज थ्योरी। इसको स्टेज मॉडल बोलते हैं, स्टेजेस है क्योंकि पहले सेंसरी, फिर शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, अलग अलग स्टेजेस हैं। द की एलिमेंट ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट व्यूज लर्निंग एंड मेमोरी एज अ डिसकंटिन्यूअस एंड मल्टी स्टेज। ये इसकी डिसएडवांटेज भी है कि ये मेमोरी को स्टेजेस में डिवाइड कर देता है। ये कंटिन्यूस नहीं मानता कि कंटिन्यूसली हो रहा है सब कुछ, ये स्टेजेस में डिवाइड, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे डिवाइड कर देता है, और मल्टी स्टेजेस में, जो कि एक इसका डिसएडवांटेज पॉइंट भी है। सो इट इज हाइपोथाइज दैट न्यू इन्फॉर्मेशन इज टेकन इन एंड इट इज समवे मैनिपुलेटेड बिफोर इट इज स्टोर्ड। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से मैनिपुलेट होकर स्टोर होती है, डायरेक्टली वैसे नहीं होती जैसे हम देखते हैं, तो कुछ प्रोसेसिंग होती है उसमें। इन दिस मॉडल मेमोरी स्टार्ट्स विद द सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एनवायरमेंट। सेंसरी इनपुट मीन जैसे हमने कोई चीज़ देखी हो या सुनी हो, और वहाँ पे वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, मे बी फॉर जस्ट फॉर सेवरल सेकंड्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ सेकंड के लिए विजुअल स्टिमुलाई, जैसे कोई चीज़ आप देखते हो। और ऑडिटरी थोड़ा ज़्यादा होता है, सुनी हुई चीज़ हमें कम से कम 5 सेकंड तक हमारी ऑडिटरी मेमोरी में रहती है, इसलिए कोई हमें आवाज़ मारता है तो हमें 4 सेकंड बाद भी याद आ जाता है कि किसी ने हमें बुलाया है। सो ऑडिटरी थोड़ी ज़्यादा देर तक रहती है। द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन क्विकली टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग, तो नेक्स्ट स्टेज पे जाती है फिर वहाँ से। और सेंसरी मेमोरी एक पोर्टल की तरह काम कर रहा है इन्फॉर्मेशन को आपके सिस्टम में लेके आने का। Then there are many ways to ensure transfer and many methods for facilitating transfer. To this end, attention and automaticity are the two major influences. Attention एक तो हो गया, attention means selective attention जिसे बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में या अगली स्टेज पे भेजनी है तो अटेंशन देना बहुत जरूरी है। दूसरा ऑटोमेसिटी होता है कि ऑटोमेटिकली कुछ चीजें होती है जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। तो मच वर्क हैज बीन डन टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ईच। तो आगे फिर आ जाता है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो सेकंड स्टेज है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में 20 से 30 सेकंड तक कोई चीज रह सकती है अगर आप उसको बार बार रिपीट करते हो। दिस इज व्यूड एज एन एक्टिव एंड कॉन्शियस मेमोरी। ये कॉन्शियस मेमोरी है, इसी को हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। जब आप उस चीज पे काम कर रहे हो, जैसे आप किसी का नंबर याद कर रहे हो बाबा बोल के, तो वो आपकी वर्किंग मेमोरी में है। और जैसे आप अपना जो फोन नंबर डायल करके बात करके भूल जाते हो तो वो आपके वर्किंग मेमोरी से भी बाहर हो गया। तो ये एक्टिवली प्रोसेस है रही है इस पे इन्फॉर्मेशन इस जगह पे, एंड रिहर्सल कर रहे हो आप बार बार, इसलिए सम इन्फॉर्मेशन रीचिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इज प्रोसेस्ड बाय बीइंग रिहर्स्ड एंड बाय हैविंग पेड अटेंशन एंड फोकस। तो किसी चीज पे आप फोकस कर रहे हो, रिहर्स कर रहे हो, इस पर्टिकुलर चीज को जिसको हम बोलते हैं रिपीट करना, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। क्योंकि दो टाइप की रिहर्सल है तो ये आपको कंफ्यूजन ना हो। रिपीटिशन को हम बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल, आप मेंटेन करने के लिए रिहर्स कर रहे हो कि आपके दिमाग से वो चीज निकले ना। और जब हम उसका मीनिंग समझते हैं उसको बोलते हैं इलेबोरेट रिहर्सल। सो परहैप्स बीइंग प्रोसेस्ड इन सम अदर वे विल लिंक इट अप टू दी। तो इससे क्या होता है, जैसे आपके माइंड में अगर पहले से कोई ऐसी चीज है जो आपने सुनी हुई है उसी चीज से रिलेटेड, तो वो आपको बड़ी जल्दी याद रह जाती है। तो दैट कम्स इनटू इलेबोरेट रिहर्सल।
तो इलेबोरेशन करने से लॉन्ग टर्म में चली जाती है फिर इन्फॉर्मेशन। सो जिस इन्फॉर्मेशन को आप इलेबोरेट करते हो दैट गोज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड जो नहीं करते हो वो लूज हो जाती है ऑब्वियसली। एंड दे आर ऑर्गेनाइज इनटू टू कैटेगरीज वेयर दे मे रिसाइड फॉर डेज मंथ। और यहाँ पे कितनी देर रहती है इसका कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं है। व्हेन यू रिमेंबर समथिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइटम इज विड्रॉन और रिट्रीव्ड। तो जब आप कोई चीज याद करते हो तो उसी चीज की रिप्रेजेंटेशन रिट्रीव होती है। Organization of long-term memory. Each of the memory unit or structure represented in the mind is distinct and serves a different operational function. However, it is evident that some type of a very specialized categorization system exists. हमारे माइंड में हर चीज़ की कैटेगरीज हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में कि कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये कैटेगरीज होती हैं जो स्कीमास से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कीमास हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये बताते हैं कि हमारे मेमोरी में भी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें चीज़ें जाके फिट हो जाती है कैटेगरी वाइज, जिसे हमें याद करने में ईजी रहता है। फिर उसके बाद आता है टल्विंग वॉज द फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? जो एक्चुअल सिचुएशन और इवेंट होता है, जैसे आपको कोई अपना पुराना कोई इवेंट याद है, मे बी कोई पार्टी हो या कुछ हो, तो वो एपिसोडिक मेमोरी है, जिसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेके। और सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है? सिमेंटिक मीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे सम इन्फॉर्मेशन जो आप इजीली रिकॉल कर सकते हो, जो आपने मतलब कभी पढ़ी हो या कोई कॉन्सेप्ट हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़, तो कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपने, वो होती है सिमेंटिक। सिमेंटिक वर्ड का मतलब है मीनिंगफुल। सो it is semantic memory that is central focus of the most current study because it houses the concepts, strategies, and other structure used for encoding the information. Most researchers show now combine these two in a broader category labeled declarative. तो इसकी आगे कैटेगरी आ जाती है डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल मेमोरी। सो however, imagery is not a distinct organism but allows for the rules that apply to डिक्लेरेटिव। क्या है वो देखते हैं। डिक्लेरेटिव एज दैट विच कैन बी टॉक्ड अबाउट और वर्बलाइज्ड। इट इज देन द सम ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी रेडली। तो डिक्लेरेटिव बोल रहे हैं जिसको आप डिक्लेयर कर सकते हो। डिक्लेयर मतलब आप डिक्लेयर करना क्या होता है? कुछ बोल देना। तो कोई ऐसी मेमोरी जिसको आप अपने वर्ड्स में बोल सकते हो उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, जो रेडीली आप रिट्रीव करके बता सकते हो किसी को, कॉन्शियसली शेयर कर सकते हो किसी के साथ। एंड इसी को डिक्लेरेटिव को एक्चुअली इन्होंने सिमेंटिक और एपिसोडिक में डिवाइड किया हुआ था। मतलब डिक्लेरेटिव एक बड़ा पार्ट हो गया, उसके अंदर आ जाती है सिमेंटिक और एपिसोडिक। तो आप किसी को अपना पुराना कोई कहानी बता रहे हो, कोई किस्सा, तो वो एपिसोडिक हो गया। अगर किसी चीज़ का मतलब बता रहे हो, कुछ समझा रहे हो, वो सिमेंटिक हो गया, ये डिक्लेरेटिव में आ गया। फिर दूसरा जो प्रोसीजरल है, प्रोसीजर मतलब आपने कोई स्टेप्स याद करे हैं किसी चीज़ को करने के, हाउ टू डू समथिंग, उसको आप बोल के नहीं बताते हो, उसको यूजुअली आप डेमो करके बताते हो। तो ये इतनी ज़्यादा एक्सप्लिसिट नहीं होती है कि हम इसको बोल के बता पाए। ये डेमो करके ईजी रहता है। जैसे रेसिपी हो गई किसी चीज़ की, तो रेसिपी आप डेमोन्स्ट्रेशन देके बता सकते हो ईजिली। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लर्न स्किल्स। तो किसी के स्किल्स हो गए, लर्न स्किल्स हो गए, कोई भी चीज़ का स्किल हो सकता है। सो देन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन 3 स्टेज मॉडल। तो इनका जो 3 स्टेज मॉडल था एटकिंसन एंड शिफ्रिन का, मेक एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी एंड मेमोरी स्टोर्स। दे यूज द टर्म मेमोरी टू रेफर टू द डेटा बीइंग रिटेन्ड, वाइल स्टोर रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर मेमोरी की बात हो रही है इनके मॉडल में, तो मेमोरी मतलब जो डेटा आप रिटेन कर रहे हो, जो याद कर रहे हो दोबारा से, और जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वो इन्फॉर्मेशन है, वो मेमोरी नहीं है। तो स्टोर का मतलब जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, और मेमोरी मीन्स जो आप रिटेन कर रहे हो। Information processing from one store to another is largely controlled by the subject. Information briefly held in the sensory register is scanned by the subject and selected information is introduced into short-term memory. Transfer information from STS was regarded as capable of taking place so long as it was held there. Atkinson and Shiffrin postulated that information might enter the long-term store directly from the sensory register. तो एक लास्ट लाइन नया लिख दिया कि उन्होंने ये भी बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली लॉन्ग टर्म में ही पहुंच जाए, शॉर्ट टर्म में ना जाके डायरेक्टली लॉन्ग टर्म पे चली जाए। तो ये थी एटकिंसन और शिफरिन की मॉडल स्टेज 3 स्टेज मॉडल। इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लेवल ऑफ रिकॉल स्टार्ट